नमस्कार साथियों, डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में हम दोस्तों को शेयर करें। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान का जो क्रमिक विकास पढ़ रहे थे, उसमें से हमने क्या क्या पढ़ा कि 1600 ईस्वी का राजलेख, इसके बाद हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पढ़ा हमने 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर पढ़ा 1833 का चार्टर अधिनियम, फिर 1858 का 1853 का अधिनियम और फिर 1858 का अधिनियम। यहाँ तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले है ICS, इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले व्यक्ति हैं, जिनका नाम है सुरेंद्र नाथ टैगोर। तो सुरेंद्र नाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ICS की जो सेवा है, सेवा से बर्खास्त किया गया, इस सेवा से इनको हटाया गया। और भारतीय सिविल सेवा का जनक किसका? सिविल सेवा का जनक किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखेंगे। इसके बाद अगला है हमारा भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक की बात कही जाए तो आपको याद रखना है सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरा नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं हम? भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक। अब 1869 में सोमेश दत्त, सुरेंद्र नाथ, बिहारी लाल गुप्ता, ये तीनों व्यक्तियों ने एक साथ जो ICS की परीक्षा है, परीक्षा को उत्तीर्ण किया। और गुरुदास देवदत्त ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया ICS की परीक्षा में, फर्स्ट रैंक, टॉप किया उन्होंने। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो ICS की सेवा है, इंडियन सिविल सर्विस की सेवा, उस सेवा से इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भारतीय संविधान में का हम जो क्रमिक विकास पढ़ रहे थे, उसके अगले क्रम में पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम। क्या नाम है? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम कब आता है? 1861 हम सब याद रखेंगे। इसमें हमें क्या क्या बातें याद रखना है? पहली बात याद रखेंगे विभागीय प्रणाली की शुरुआत। विभागीय प्रणाली की शुरुआत। तो भारत परिषद अधिनियम जो 1861 है, इस 61 के एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत की जाती है, यानी पोर्टफोलियो की शुरुआत होती है। और इसी के एक्ट के तहत मंत्री परिषद, किसकी? मंत्री परिषद की शुरुआत, मंत्री परिषद की शुरुआत होती है। जो 1861 का एक्ट है, इस एक्ट के तहत ही मंत्री परिषद की शुरुआत की जाती है सबसे पहले। आगे याद रखेंगे कि इस एक्ट के तहत ही सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो 1861 के एक्ट के तहत क्या है? जो सत्ता है उसका क्या किया जाता है? विकेंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है। इसके बाद जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण का जनक की बात कही जाए कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है उसका जनक कौन है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का जनक है लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन कौन है? सत्ता के विकेंद्रीकरण के जनक, यानी जन्मदाता। इसके बाद हमारा जो अगला एक्ट आता है, इस एक्ट का नाम है 1876 का
अधिनियम, 1876 का अधिनियम। इस अधिनियम का क्या नाम है? इस अधिनियम को हम क्या कहते हैं? इस अधिनियम को कहते हैं शाही उपाधि अधिनियम। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शाही उपाधि अधिनियम किस एक्ट को कहते हैं, तो 1876 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को कहेंगे शाही उपाधि अधिनियम। इसमें एक बात तो याद रखेंगे कि जो ब्रिटेन की महारानी है, कौन महारानी, कौन थी? विक्टोरिया। जो महारानी विक्टोरिया हैं, इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, केसर ए हिंद। तो महारानी विक्टोरिया को किसकी? केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। और 1876 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के समय, यानी जो महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, उस समय जो वायसराय था, कौन था? लॉर्ड, वायसराय का नाम याद है, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के समय में ही महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। इसके बाद जो हमारा अधिनियम है, उसका नाम है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम हमारा याद रखेंगे 1892। ठीक, तो भारत परिषद कौन सा है? 1892। इस एक्ट के तहत हमें क्या बात याद रखेंगे कि इस एक्ट के तहत भारत में, कहाँ पर? भारत में पहली बार, भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति, क्या जो चुनाव है, यानी जो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। तो भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस एक्ट के तहत होती है? 1892 का जो अधिनियम, उसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1892। यहीं सबसे पहले भारत में क्या होता है? निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। और इस समय जो गवर्नर जनरल था, उस समय जो गवर्नर जनरल था, नाम याद रखेंगे, लॉर्ड लैंसडाउन। क्या नाम है? लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड लैंसडाउन गवर्नर जनरल थे, उनके समय ही भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। अगला जो हमारा एक्ट है 1909 का है, क्या नाम है इसका? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कब का है? 1909। तो सबसे पहले इसमें हम क्या बात याद रखेंगे कि जो मार्ले हैं, ये कौन है? भारत के सचिव थे। जो मिंटो हैं, उस समय कौन थे? वायसराय। कौन थे? वायसराय। दो व्यक्ति हैं, एक मार्ले, दूसरा मिंटो। ये सुधार अधिनियम आता है 1909। तो 1909 में क्या होता है? सबसे पहले कि जो भारत परिषद है, कौन? भारत परिषद, वायसराय परिषद, वायसराय परिषद। तो इस परिषद में जो भारतीय हैं, कौन? यानी भारतीयों को स्थान दिया गया। यानी इसके पहले 1909 के पहले जो वायसराय की परिषद है, इसमें भारत के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन 1909 का एक्ट आता है, उस समय जो भारत परिषद है, वायसराय परिषद है, इसमें भारतीयों को स्थान मिलने लगा। यानी भारतीय लोगों को भी इस परिषद में शामिल कर लिया गया। और क्या बात रखेंगे याद कि जो वायसराय परिषद है, इसमें जो सत्येंद्र नाथ हैं, कौन? सत्येंद्र नाथ। तो सत्येंद्र नाथ पहले व्यक्ति थे जिनको जो वायसराय परिषद है, इस परिषद में इनको शामिल किया गया था। तो सत्येंद्र नाथ पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें जो वायसराय परिषद है, इस परिषद में शामिल किया गया। इसके बाद अगला है, अगला पॉइंट याद रखेंगे
कि जो मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों को, किसको, मुस्लिमों को क्या, पृथक निर्वाचक, क्या, पृथक निर्वाचक प्रणाली, कैसी, पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत की जाती है। तो 1901 के तहत जो मुस्लिम लोग हैं उनको क्या किया जाता है, पृथक निर्वाचक प्रणाली के लिए लोग अपना वोट डाल पाएंगे पृथक से, अलग से। इसके बाद मिंटो ने, कौन, मिंटो, तो मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक, कहेगा सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता का जनक। तो इस संदर्भ में जो मिंटो हैं उन मिंटो महोदय को क्या कहा गया, सांप्रदायिकता का जनक। आगे इस संदर्भ में कि जो मुस्लिम हैं उनको पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कही गई। तो इस संदर्भ में जो मिंटो है ने एक बात कही थी कि हम ऐसी नांग का बीज बो रहे हैं जो केवल सिर्फ जहरीली फसल देंगे। कैसी फसल देंगे, सिर्फ जहरीली, यानी हम ऐसे नांग का बीज बो रहे हैं जो जहरीली फसल देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट हम याद रखेंगे कि जो इस एक्ट के तहत, जो 1909 का एक्ट है, जो बजट है, बजट में जो पूरक प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को पूछा जाने लगा। यानी इसके पहले हम बजट में पूरक प्रश्न नहीं पूछते थे 1909 के एक्ट के पहले, लेकिन 1900 एक्ट के बाद हमने क्या किया, बजट है उसमें पूरक प्रश्न पूछे जाने लगे। इसके बाद हमारा जो अगला एक्ट रहेगा 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम। तो जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसमें हम क्या क्या बातें याद रखेंगे। पहली बात याद रखेंगे इसमें हम कि जो केंद्र है, तो केंद्र में क्या किया जाता है, द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत होती है, द्विसदनात्मक प्रणाली। तो केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत होती है और दो हमारे जो सदन हैं उन सदन में एक है हमारा केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, और जो हमारा दूसरा सदन है उसका नाम है राज्य परिषद। तो जो केंद्रीय विधायिका है ये हमारा कैसा सदन है, निम्न सदन है। इसकी जो कार्यकाल की बात कही जाए, इसका जो कार्यकाल है 3 वर्ष है, और सदस्य संख्या की बात कही जाए कि इसमें सदस्य कितने हैं, तो 145 सदस्य हैं। इसके बाद हमारा राज्य परिषद, ये हमारा कैसा उच्च सदन है। कार्यकाल की बात कही जाए कि राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का, तो 5 वर्ष का इसका क्या होता है कार्यकाल। और सदस्य की बात कही जाए कि राज्य परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 60 सदस्य होते थे। कितने सदस्य, 60। तो केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत होती है। पहला है केंद्रीय विधायिका, दूसरा है राज्य परिषद। इसके बाद हम याद रखेंगे कि इस एक्ट के तहत जो प्रांत हैं या जो राज्य हैं, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। किसकी, द्वैत शासन की शुरुआत। प्रांत में क्या होता है, द्वैत शासन। इसमें भी एक 2 विषय हैं, एक हमारा आरक्षित विषय है, दूसरा हस्तांतरित विषय है। इसके बाद इस एक्ट के तहत 1926 में भारतीय लोक सेवा आयोग, यानी 1926 में भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी यूपीएससी का गठन।
कब एक्ट कौन सा है? 1919 का एक्ट। इसके बाद इस एक्ट में एक बात तो कही गई कि इस एक्ट के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। वोट देने का अधिकार दिया गया। तो 1919 के एक्ट के तहत ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया है। और इसके बाद जो हमारा अगला एक्ट होगा, भारत सरकार अधिनियम। क्या नाम है? भारत सरकार अधिनियम। कौन सा? 1935। तो जो 19 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है, इस एक्ट में पहली बात याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, 1919 का एक्ट में क्या होता था कि जो केंद्र है उसमें द्विसदनात्मक प्रणाली, लेकिन 1935 के एक्ट में क्या होता है, राज्य में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत होती है। द्विसदनात्मक प्रणाली यानी केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है और राज्यों में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत होती है। इसके बाद इस एक्ट के तहत जो प्रांत थे, इन प्रांतों में क्या था, द्वैत शासन। तो प्रांतों में जो द्वैत शासन था इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। द्वैत शासन की शुरुआत, द्वैत शासन की शुरुआत। अगला एक्ट याद रखेंगे हम कि जो प्रांतों में द्वैत शासन है, तो द्वैत शासन का जनक, क्या का, द्वैत शासन का जनक किसको आप याद रखेंगे, लियोनस कार्टियस। तो लियोनस कार्टियस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। और इस एक्ट के तहत जो इंडियन काउंसिल थी, इंडियन काउंसिल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो 1935 के एक्ट के तहत, इसका नाम है भारत सरकार अधिनियम, क्या कर दिया गया, जो इंडियन आईसी थी, इंडियन काउंसिल थी, इसको समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर जो अखिल भारतीय संघ, तो जो इंडियन काउंसिल थी उसको समाप्त करके क्या, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। यानी अखिल भारतीय संघ है, इसकी स्थापना करते हैं किस एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत। और इस एक्ट के तहत दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में, तो दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट या इसको बोलते हैं संघीय न्यायालय, तो संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना या फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 के एक्ट के तहत की जाती है। इसके बाद याद रखेंगे कि इस एक्ट में कितने अनुच्छेद थे, इस एक्ट में जो हमारे अनुच्छेद हैं कितने थे, 321 अनुच्छेद थे 335 के एक्ट। और 1935 का एक्ट है, उसमें से यानी 1935 के एक्ट से हमारा जो भारतीय संविधान है वो आधी से ज़्यादा अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं।
और इसके बाद इस एक्ट के तहत जो दलित लोग हैं यानी दलितों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो सबसे पहले याद रखेंगे जो 1935 का एक्ट है, केंद्र में द्विसरणात्मक प्रणाली को समाप्त करके राज्यों में द्विसरणात्मक प्रणाली की शुरुआत होती है और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। और द्वैत शासन का जनक है जो कौन है? लियोनस कार्टेशियस को कहा जाता है। इंडियन काउंसिल को समाप्त करके अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है और इस एक्ट में कितने 321 अनुच्छेद थे और दलितों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी 1935 के एक्ट के तहत जो दलित हैं उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? जो भारतीय संविधान है उसका क्या पढ़ा थे? क्रमिक विकास। तो क्रमिक विकास में यहाँ तक हमने 1600 एक्ट से लेकर के हमने कहाँ तक 1935 का जो अधिनियम है, जो अंतिम अधिनियम है, यहाँ तक पढ़ा। तो पहली क्लास और ये हमारी सेकंड क्लास, 2 क्लास में यहाँ तक कवर हुआ है। यदि किसी ने पहली क्लास नहीं देखी हो तो यदि इसको आपको समझना है तो पहली क्लास देखना पड़ेगा। 1600 का आपको टोटल लिखना पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।